आज आप लोगों को पॉलिटी के बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको बताएंगे। पिछले क्लास में मैंने रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में बताया था। हमने आपको ये बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था और कुछ अन्य कारणों से भी ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में। यह पहली बार था कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने की शुरुआत की। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी खामियां थी, जैसे कि ना तो पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसकी अधिकारिता को डिफाइन किया गया था, और ना ही जो गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी उसके भी कार्यों को डिफाइन नहीं किया गया था, जिसके कारण दोनों में क्लैश हुआ, दोनों में मतभेद आया। जैसे कि एक मतभेद के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, नंद कुमार का मामला। नंद कुमार जो बंगाल के नवाब के यहाँ एक पदाधिकारी था और जिससे जो गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स बड़ा नाराज रहता था। बाद में उसको हटा करके उसके स्थान पर मोहन प्रसाद को नियुक्त कर दिया, और नंद कुमार ने चल करके जो है कि गवर्नर जनरल के ऊपर केस कर दिया और कहा कि गवर्नर जनरल ने हमसे 3.5 लाख रुपए का घूस लिया है। जो नवाब की जो विधवा थी उनके महल के संरक्षण के लिए इसने क्या लिया है, घूस लिया है, और ये मुकदमा चला। लेकिन बाद में जो है कि नंद कुमार को फांसी दे दी गई। तो ये जो मैटर उठा तो गवर्नर जनरल की परिषद के लोगों ने भी वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसकी जांच होने। तो इन्हीं सब ध्यान में रखते हुए फिर एक छोटा सा एक्ट पारित किया गया जो 1781 में पारित किया गया, और इसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, ये कहा गया। एक चीज और क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि किस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है। बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी से कहा जाता है। 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसकी कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है आप ध्यान दें। पहली चीज ये कहा गया कि जो कलकत्ता की जो सरकार है वो बिहार और उड़ीसा के संबंध में वो बिल बना सकती है। पहली बात ये कहा गया इस एक्ट में कि जो कलकत्ता की सरकार है वो बिहार और उड़ीसा राज्यों पर भी बिल क्या कर सकती है, बना सकती है। दूसरी बात ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है, वह अपना विधि बनाते समय या न्याय करते समय भारतीयों के जो धर्म है, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, उसको क्या करेगा, ध्यान में रखेगा। यानी कि अपने जजमेंट देते समय, विधि बनाते समय कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को भारतीयों के धर्म और उनके रीति रिवाजों को क्या करेगा, ध्यान में रख करके ही कोई विधि और अपना क्या करेगा, निर्णय देगा। एक और बात इसमें कही गई, ये कहा गया कि जो अभी तक गवर्नर जनरल इन परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, सुप्रीम कोर्ट के बीच, दोनों के बीच क्लैश था। अब इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को अब यह अधिकारिता नहीं होगी कि वह गवर्नर जनरल के ऊपर कोई निर्णय दे सके या उसके मामले में हस्तक्षेप करे। कहने का अर्थ यह है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से गवर्नर जनरल की परिषद को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। दूसरी चीज ये कहा गया कि जो प्रांतों की जो सरकारें हैं, जो प्रांत की जो परिषद है, यदि वो कोई निर्णय देती हैं या कोई विधि बनाती हैं तो इसके संबंध में
ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद उस पर निर्णय ले सकती है। दूसरी चीज ये कहा गया कि यदि किसी मामले में 5,000 पाउंड से ज्यादा का कोई मामला है, 5,000 पाउंड से ज्यादा का कोई केस है, तो ऐसा केस, ठीक है, गवर्नर जनरल प्रिवी काउंसिल के पास रेफर कर सकता है, यानी कि ऐसा केस ब्रिटेन में देखा जा सकता है। एक आखिरी चीज एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा की गई, और वह ये किया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट को राजस्व के मामले से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। 3-4 बातें इसमें याद रखिएगा। पहली चीज, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहिएगा कि इसी एक्ट के द्वारा बिहार, उड़ीसा पर कलकत्ता सरकार को विध बनाने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। दूसरा, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद पर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता थी, उसे क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तीसरी चीज ये कहा गया कि जो राजस्व से संबंधित मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत वो नहीं आएंगे। ये बातें इसमें कही गई थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है, जो आपसे इसके संबंध में अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है पिट्स इंडिया एक्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, ये एक्ट क्यों आया, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। एक्ट आया था 1784 में, या ऐसे बोलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्यों आया? एक्चुअल में अगर आप इस दौरान देखेंगे तो अंग्रेजों का मराठों से युद्ध चल रहा था, फिर मैसूर में वार चल रहा था, और बंगाल में भी छोटे छोटे अभी लफड़े चल रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैसूर के साथ इसका युद्ध चल रहा था, और दूसरा महाराष्ट्र चल रहा था। तो इसमें कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी हानि हुई, और अधिक सेना और अधिक वित्त की इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से क्या की, मांग की। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सेना और वित्त की मांग की, तो उसी समय वहां के एक सांसद एडमंड बर्क ने कहा कि कंपनी को वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन साथ साथ कंपनी में सुधार भी किया जाएगा, और कंपनी पर संसदीय नियंत्रण को और भी क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। ये बात एडमंड बर्क ने की, और इसी के तहत जब पिट्स इंडिया के संबंध में जो सुधारों का जो पहला जो विधेयक आया, वो डुंडास के द्वारा आया। किसने लाया? पहला जो बिल आया, डुंडास ने लाया। लेकिन इस बिल के कोई परिणाम नहीं निकले। फिर इसके बाद दूसरा जो विधेयक आया वो फॉक्स ने लाया। फॉक्स ने लाया, इसने बिल लाया। ये बात है 1783 की। ये ब्रिटिश संसद में फॉक्स ने एक बिल लाया, लेकिन यह जो बिल है यह कॉमन हाउस में पारित हो गया। कंपनी में सुधार और मदद के लिए लाया गया बिल, ये कॉमन हाउस में क्या हो गया, पारित हो गया। लेकिन कॉमन हाउस में पारित होने के बाद यह बिल जब लॉर्ड सभा में गया, आ गया लॉर्ड सभा में, तब यहां पर यह बिल गिर जाता है। यह बिल जो उस समय ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज तृतीय, कौन थे ये? जॉर्ज तृतीय के हस्तक्षेप के कारण यह जो विधेयक लाया गया था कंपनी में सुधार करने के लिए, उसे आर्थिक मदद देने के लिए, वह बिल लॉर्ड सभा में गिर जाता है, जिसके कारण ये जो गवर्नमेंट रहती है वो ब्रिटेन की क्या होती है, गिर जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मामले में, ठीक है, ब्रिटेन की, भारत का वो कौन सा मामला था, या ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा कौन सा मामला था जिसमें ब्रिटेन की क्या होती है, गवर्नमेंट गिर जाती है। यही मामला था जिसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या होती है, गिर जाती है। पहली और आखिरी बार होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऐसा होता है कि जो किसी भारतीय मामले में या ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में ब्रिटेन की सरकार क्या होती है, गिर जाती है, और ये मामला चला जाता है। लेकिन अगले साल जनवरी में ही, अगले साल
जनवरी में एक नया बिल लाया जाता है जो पिट्स के नाम से जाना जाता है और जिसे अगस्त में ही क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा इसमें केयर होकर के देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें की गई थी। भारत में और ब्रिटेन में भी क्या किया गया, इसमें बदलाव किया गया। अभी भारत के मामलों में या ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में ब्रिटेन में 2 संस्थाएं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए या भारतीय क्षेत्रों के मामलों को देखने के लिए ब्रिटेन में 2 अभी संस्थाएं थी। एक था मालिक मंडल, जो कंपनी के मालिक लोगों का समूह था, यह था मालिक मंडल, जिसे प्रोप्राइटर्स कहते थे। दूसरा था निदेशक मंडल या संचालक मंडल, निदेशक मंडल थे ये थे। इनकी संख्या 24 थी। लेकिन कहा गया कि कंपनी पर जो नियंत्रण था उसे ठीक से स्थापित करने के लिए एक निदेशक मंडल की नियुक्ति की जाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या किया गया, गठन किया गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कब गठन किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या किया गया, गठन किया गया। इसका गठन किया गया और ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका जो गठन होगा एक वित्त सचिव, एक भारत सचिव, एक राज्य सचिव होगा। क्या होगा ये, एक राज्य सचिव होगा और दूसरा एक वित्त सचिव होंगे और तीसरे 4 प्रीवी काउंसिलर होंगे। ये बात कही गई। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जा रहा है उसके जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई, 6 हो गई। ये नया बना और इसको यह अधिकार दिया गया कि डायरेक्टर जो भी शुद्ध राजस्व से छोड़ करके, व्यापार से छोड़ करके जो भी कागज भारत भेजे जा रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उन सबको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या होगा, दिखाना होगा। दूसरी चीज, अगर किसी विषय पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अगर मनाही कर दी है या उसको इसने क्या कर दिया है, मना कर दिया है, तो निदेशक मंडल को इनकी बातों को मानना होगा। यानी कि अगर ये कोई बात बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोई बात अगर कह रहे हैं तो उसे कंपनी के डायरेक्टरों को क्या होगा, मानना होगा। यानी कि एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा एक कड़ा नियम क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। इसकी ये महत्वपूर्ण बात थी। और दूसरी चीज ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं इनकी जो नियुक्ति होगी वो क्राउन के द्वारा होगी। यानी कि इनकी जो नियुक्ति है वो ब्रिटेन के राजा के द्वारा होगी। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, ब्रिटेन के राजा के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की क्या होगी, नियुक्ति होगी। ये इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। और एक चीज, दूसरी चीज ये थी कि इसके गठन से जो निदेशक मंडल थे अब उनकी जो ताकत थी वो क्या हो गई, सीमित हो गई। और दूसरी चीज, जो भारत में जो बदलाव किए गए उनको देखिए। भारत में शासन करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पे शासन करने के लिए, जैसे हमने कहा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। जो गवर्नर जनरल परिषद कहा जाता था, ये थी। अब इस गवर्नर जनरल परिषद में कौन कौन होते थे, एक गवर्नर था, गवर्नर जनरल थे,
और 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4। लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत ये जो 4 सदस्य थे इनकी संख्या घटा करके 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। पहली चीज किया गया कि इनकी सदस्य जो 4 थे वो कितनी कर दी गई? 3, पिट्स इंडिया एक्ट तहत। दूसरी चीज कहा गई अभी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्पष्ट रूप से जो गवर्नर जनरल इन परिषद थी इसको महाराष्ट्र और मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल इन परिषद को क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब गवर्नर जनरल इन परिषद बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर अपना क्या करता है? अधिकार करता है। दूसरी चीज ये कहा गया कि विशेष परिस्थिति में क्या कहा गया कि विशेष परिस्थिति में ये जो गवर्नर जनरल है वो परिषद के बहुमत के विपरीत भी कार्य कर सकता है। यानी कि अभी अगर परिषद के जो 3 सदस्य अगर किसी बात को कहते हैं तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि उनके खिलाफ जाकर के वो क्या कर सकता है? निर्णय ले सकता है। इसमें ये बात कही गई थी। और दूसरी चीज ये कहा गया कि ये जो गवर्नर जनरल इन परिषद के जो 3 सदस्य हैं ये वही होंगे जो कंपनी के अहदनामे से बंधे होंगे। यानी कि जो कंपनी के क्या होंगे? नौकर होंगे। उन्हीं में से ही गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की क्या होगी? नियुक्ति होगी। कहने का सेंस ये है यानी गवर्नर जनरल की परिषद में वही सदस्य शामिल हो सकते हैं जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अनुभव हो, जिनको भारतीय क्षेत्रों के बारे में क्या हो? अनुभव हो। वही गवर्नर जनरल इन परिषद के क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं। एक चीज और, ये जो बना जो पिट्स इंडिया एक्ट बना और यह लगभग थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त की गई तब तक ये जो पिट्स इंडिया एक्ट रहे तब तक ये बने रहे। इसमें थोड़े बहुत संशोधन होते रहे। जैसे 1793 का जो एक्ट आया, फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर 1853 में जो एक्ट आए इसमें थोड़े बहुत संशोधन होते रहे जो सनद के सिर्फ जो पुनर्नवीकरण थे, लेकिन मूलभूत बातें इसी में दे दी गई थी। बाद में पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 2 साल बाद एक पूरक एक्ट पारित किया गया। थोड़ा सा उसमें जो कुछ बातें थी उसको भी देख लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का पूरक एक्ट पारित किया गया जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ जो कमियां रह गई थी उन्हें इसमें दूर करने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया कि पहली चीज इसमें एक आई, पूरक एक्ट में कहा गया जो मैं थोड़ा पहले बताया था आपको कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपने परिषद के बहुमत के विरुद्ध काम कर सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज है कि वह युद्ध के समय प्रधान सेनापति का पद भी धारण कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात इस पूरक एक्ट में कही गई कि प्रांतीय परिषद के सदस्यों की जो संख्या भी 4 थी, जो प्रांतीय परिषदें भी गठित की गई थी, अभी तक प्रांतीय परिषदों की जो सदस्य संख्या 4 थी उन्हें घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। और एक चीज और इसमें क्या कहा गया कि केंद्रीय शासन के अगर केंद्रीय सरकार प्रांतों को कुछ निर्देश दे रहा है, यानी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है प्रांतों को अगर कुछ निर्देश दे रहा है, अगर वो निर्देश प्रांत की सरकारें नहीं मान रही हैं तो गवर्नर जनरल इन परिषद उन प्रांत की सरकारों को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। और दूसरी चीज इस पूरक एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो अंग्रेज पदाधिकारी हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हैं, जो भारत में हैं, यदि वो किसी अवैध काम में लिप्त पाए गए
या भ्रष्टाचार के आरोपी पाए गए तो उनके ऊपर ब्रिटेन में क्या चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें कहा गया कि कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले या अन्य मामलों पर ब्रिटेन में मुकदमा चलाने का अधिकार 1786 के पूरक एक्ट में दिया गया। दूसरी चीज एक और इसमें बात कही गई कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया के जो कर्मचारी थे या पदाधिकारी थे, यहाँ के नवाबों से, यहाँ के जमींदारों से बहुत सारा उपहार लेते थे, दबाव डालकर, जोर जबरदस्ती डाल करके बहुत सारा उपहार लेते थे और ब्रिटेन में जाकर के आराम से रहते थे, इसीलिए उन्हें व्हाइट नवाब कहा गया। लेकिन इस एक्ट में एक चीज कई बार पूछा गया था कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 1786 के पूरक एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी चीज ये कहा गया, एक खास बात थी इस पूरक एक्ट की। इस पूरक एक्ट की खास बात यह है कि ये कहा गया कि गवर्नर जनरल भारत के किसी भी राजा से जब वह युद्ध कर रहा है या उसके साथ कोई भी समझौता कर रहा है, इस चीज को याद रखिएगा, यदि गवर्नर जनरल किसी भी भारतीय राजा के साथ युद्ध या शांति कोई भी समझौता कर रहा है, वह बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति से नहीं कर सकता है। जैसे कि बेलजली ने इसका उल्लंघन किया था, इसी यादनामे से बेलजली वध किया था, लेकिन उसने मैसूर के मामले में उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया था। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि गवर्नर जनरल इन परिषद को यह अधिकार नहीं है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के बिना किसी भी भारतीय राजा के साथ युद्ध या शांति समझौता करने का उसका अधिकार नहीं है, यानी कि बिना परमिशन के वह ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये सेटलमेंट की बातों को आप इसमें क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें 2-3 बातें ज्यादा याद रखिएगा। पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी चीज इसमें यह कहा गया कि गवर्नर जनरल बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति से किसी भारतीय राजा के साथ युद्ध या समझौता नहीं कर सकता था। तीसरी चीज ये कही गई कि गवर्नर जनरल इन परिषद, अगर कोई प्रांत की सरकार उसकी बात नहीं मान रही है तो वो उसे बर्खास्त कर सकता है। चौथी बात ये कही गई कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपने परिषद के जो बहुमत है उसके विरुद्ध जाकर के ये निर्णय ले सकता है। थैंक यू। Over the edge, feel like I'm floating through the air.